हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। तो आज अपन सीए इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरा थ्योरी चैप्टर है, तो अपन एक एक टॉपिक देख लेंगे। मैं आपको एक एक टॉपिक समझा दूंगा। ठीक है, तो समझने से अपना आप याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं और लास्ट में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी बता दूंगा, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से आईसीआई के क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें क्या है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। जो पैसा आया, सबसे पहले पैसा आना, कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ पे अपन इन्वेस्ट करेंगे और कितना अपन शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उन सब चीज़ों को मैनेज करना, वो क्या कहलाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या चीज़, जो पैसा आया उसको उसको मैनेज करना, ठीक है, उसको शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करना, उस चीज़ को क्या कहलाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इट इज़ अ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द फर्म। क्या, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द फर्म। ठीक है, इंटरप्रेन्योरल डिसीजन मेकिंग। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले असेट का सिलेक्शन, कौन कौन से असेट अपन को खरीदने है ना। इन्वेस्टमेंट, कहाँ कहाँ अपन को टोटल फंड कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल डिसीजन, डे टू डे रिक्वायरमेंट क्या है, कितने पैसे की डे टू डे रिक्वायरमेंट है। और फाइनेंसिंग डिसीजन कि भैया सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है, कितना इक्विटी होगा, कितना वो अपना डेप्ट होगा, कितना इंस्ट्रूमेंट होगा, ये चीज़ को क्या कहते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन। कोर फाइनेंसिंग डिसीजन क्या क्या है, तीन तरह के फाइनेंसिंग डिसीजन होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सबसे पहले क्या होता है, फाइनेंसिंग डिसीजन, कहाँ कहाँ से पैसा रेज करे। इन्वेस्टिंग डिसीजन क्या होता है, कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करे। और डिविडेंड डिसीजन क्या होता है, कितना अपन पैसा डिस्ट्रीब्यूट करे शेयर होल्डर्स को। ठीक है, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट दो चीज़ आ रही है, फाइनेंस प्लस मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या हो गया, मैनेजरियल एक्टिविटीज, ठीक है, और फाइनेंस क्या हो गया, पैसा। पैसे को मैनेज करने को क्या कह लेते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, अब एक बार पढ़ लेते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ कंसर्न विद मैनेजरियल एक्टिविटीज ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द फर्म। ठीक है, इतना ही याद रखना, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सिर्फ क्या चीज़, क्या, फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द फर्म या फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द फर्म। ठीक है, वो क्या कहलाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन क्या है, साइंस ऑफ मनी मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है ना। ठीक है, उसके बाद टू एस्पेक्ट्स होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, टू एस्पेक्ट होते हैं, क्या क्या, सबसे पहले प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड, फंड कहाँ से आएगा और उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, वो कहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, कहाँ से आएगा, कहाँ पे यूज़ होगा, कहाँ से आएगा, कहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, तो कहाँ पे यूज़ होता है, या तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, उस चीज़ को क्या कहते हैं, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, अब कहाँ कहाँ से आएगा पैसा, टू एक्सपेक्ट में सबसे पहले कहाँ से आएगा, तो कहाँ कहाँ से आएगा, इक्विटी शेयर्स से आ सकता है, डिबेंचर्स से आ सकता है, बैंक फाइनेंस से आ सकता है, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग से आ सकता है, एंजल फाइनेंसिंग से आता है। सबसे पहले इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स को क्या होता है, इक्विटी शेयर्स जो अपने शेयर कैपिटल में पार्ट होते हैं, उनको अपन को कोई रीपेमेंट तो करना नहीं होता, रीपेमेंट की कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती। ठीक है, पर कॉस्टली सोर्स है। ठीक है, डिविडेंड, नॉन डिविडेंड पे कोई टैक्स डिडक्शन नहीं मिलता अपन को, है ना, और डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल हो जाता है। डिवेंचर में क्या होता है, अपन को टैक्स एडवांटेज मिलता है, एक अपन को देना ही देना है पैसा, इंटरेस्ट तो देना ही देना पड़ेगा, पैसा भी डिवेंचर पहले ही देना पड़ेगा, है ना, और हाइयर रिस्कियर है। बैंक फाइनेंस भी डिवेंचर की तरह ही होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग करते हैं, पर इन कैपिटल फाइनेंसिंग करते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग क्या होता है, इंडिया के बाहर से पैसा लेना, उसको क्या कहते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। इसको डिटेल में पढ़ेंगे अपन सेकंड चैप्टर में। ठीक है, सेकंड चैप्टर में डिटेल। एंजल फाइनेंसिंग क्या होता है, ये भी सेकंड चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। एंजल फाइनेंस क्या होता है, जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको, है ना, जो वेल्थ वाले पर्सन होते हैं वो उनमें इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, वो इक्विटी लेते हैं, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, एंजल फाइनेंसिंग। ठीक है, फिर क्या आता है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंसिंग। फर्स्ट क्या था, प्रोक्योरमेंट, फिर आता है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, यूटिलाइज कैसे करेंगे, या तो अपन फिक्स असेट खरीदेंगे, ठीक है, या अपन वर्किंग कैपिटल में लगाएंगे। ठीक है ना, फिक्स एसेट या वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स एसेट में इस तरीके से इन्वेस्ट करना है कि अपना क्या है,
फाइनेंसिंग सॉल्वेंसी बनी रहे। क्या क्या? फिक्स असेट में इस तरीके से इन्वेस्ट करना है कि अपनी फाइनेंसिंग सॉल्वेंसी बनी रहे। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस होते हैं इसके अंदर, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल में क्या होता है कि फर्म को एडुकेट वर्किंग कैपिटल मेंटेन करना पड़ता है कि भैया ज़्यादा वर्किंग कैपिटल भी नहीं हो, कम वर्किंग कैपिटल भी नहीं हो, एडुकेट हो। उस चीज़ को क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, अंडर और ओवर इन्वेस्टमेंट नहीं हो। इवेल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इवेल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या चीज़ है? देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पहले क्या होता है? ट्रेडिशनल फेज था, ट्रेडिशनल फेज। फिर उसके बाद क्या है? ट्रांजेक्शनल फेज, ट्रांजेक्शनल फेज। फिर उसके बाद क्या है? मॉडर्न फेज, मॉडर्न। ठीक है, टीटीएम, टीटीएम। ठीक है, टीटीएम है। देखो, सबसे पहले ट्रेडिशनल फेज, फोकस ऑन, किस पे फोकस रखते थे? मर्जर पे, लिक्विडेशन पे। फाइनेंशियल मैनेजर की क्या ड्यूटी होती है? मर्जर पे, लिक्विडेशन पे, इन पे ध्यान रखना एक्सटर्नल फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव के लिए। फिर क्या है? ट्रांजेक्शनल फेज आया, जब अपन डे टू डे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आने लगी तो उस चीज़ को डील करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट काम आने लगा। ठीक है, फंड मैनेजमेंट, फंड की प्लानिंग, कंट्रोलिंग, उस चीज़ को क्या कहते हैं? उसमें भी अपन को फाइनेंशियल मैनेजमेंट काम आने लगा। फिर क्या है? मॉडर्न फेज। मॉडर्न फेज में क्या हुआ? स्कोप बड़ा हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। डिसीजन मेकिंग, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, फर्म की वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस लेने हैं, वैल्यूएशन करना है, रिस्क मैनेजमेंट करना है, उस चीज़ को क्या करना है? मॉडर्न फेज है। ठीक है, फिर फाइनेंसिंग फंक्शन और फाइनेंसिंग डिसीजन। देखो, 3 तरह के डिसीजन बताए थे मैंने आपको। इन्वेस्टिंग डिसीजन, देखो अब इसमें भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म होता है। ठीक है, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और डिविडेंड, ये क्या होता है? लॉन्ग टर्म। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट टर्म क्या होता है? वर्किंग कैपिटल डिसीजंस। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजन, ये क्या? लॉन्ग टर्म। और शॉर्ट टर्म क्या हो गया? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में क्या होता है? मैनेजमेंट क्या होता है? करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज को मैनेज करना। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कहाँ से पैसा इन्वेस्ट करेंगे। फाइनेंसिंग डिसीजन, कहाँ से पैसा आएगा। और डिविडेंड डिसीजन, कितना अपन पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस लिए? इंश्योर सर्वाइवल, ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसके लिए जरूरी है? सर्वाइवल, ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। इंपॉर्टेंस क्या क्या है? टेकिंग केयर, भाई सबसे पहले ओवर इन्वेस्टमेंट नहीं हो जाए, है ना। सफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल हो। ठीक है, फिर इनफ्लो और आउटफ्लो के बीच में सही से बैलेंस बना रहे। ठीक है, फिर ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो, कंट्रोलिंग और टैक्स प्लानिंग। जो अपन ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, डेफिनेशन, उससे आप ये पूरा निकाल सकते हो। ठीक है, क्या था? उसने ऑर्गेनाइज करने को बोला था। ठीक है, कंट्रोलिंग आया तो कॉस्ट कंट्रोल, है ना, इंक्रीजिंग ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद टेकिंग केयर अवॉइड ओवर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या है? स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या क्या चीज़ें देखेगा, है ना। क्या? साइज एंड ग्रोथ रेट, डिटरमाइन द साइज एंड ग्रोथ रेट। उसके बाद डिटरमाइन द असेट स्ट्रक्चर। उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर। असेट स्ट्रक्चर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वही चीज़ है। अब ये तीनों चीज़ें ध्यान रखना। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये क्या हो गया? कैपिटल स्ट्रक्चर क्या हो गया? फाइनेंसिंग डिसीजन। और फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोल, ओवरऑल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और ये भी क्या हो गया? ओवरऑल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, डिटरमाइन द साइज एंड ग्रोथ। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन। उसके बाद क्या होता है ना, फाइनेंसिंग डिसीजन। उसके बाद क्या होगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, एफ एम फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस। उसके बाद साइज एंड ग्रोथ रेट। उसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन, सॉरी फाइनेंसिंग डिसीजन। रोल ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोलर, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। रोल ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोलर क्या होता है? फाइनेंशियल कंट्रोलर क्या होता है? रोल क्या है? पहले क्या होता था? प्रोक्योरमेंट, कहाँ से पैसा आएगा, वो चीज़ ध्यान रखता था। पर अब क्या है? अब तीनों डिसीजन लेने पड़ते हैं। इन्वेस्टिंग भी लेना पड़ता है, फाइनेंसिंग भी लेना पड़ता है, डिविडेंड डिसीजन भी लेना पड़ता है, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ भी देखना पड़ता है, कितनी रिस्क है, कितना रिटर्न है। ठीक है, मॉनिटरिंग फंड फ्लो एक्टिविटीज़ भी मॉनिटर करनी पड़ती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, एक तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, है ना, और एक होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जैसे नेम सजेस्ट कि प्रॉफिट को बढ़ाना। ठीक है, यहाँ पे वेल्थ को बढ़ाना। ठीक है, अब प्रॉफिट सिर्फ अब अपन इस दुनिया में रहते हैं जहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट को बढ़ाने ही अपना काम नहीं होता, अपने अदर स्टेक होल्डर्स भी है। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट है ना, तो इन सबको भी जवाब देना पड़ता है, सोसाइटी है, इन सबको जवाब देना पड़ता है। तो सिर्फ अगर प्रॉफिट पे काम करेंगे ना, तो लॉन्ग टर्म में फर्म या कंपनी नहीं चल पाएगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो प्रॉफिट एक वॉक टर्म है ना, प्रॉफिट एक वॉक टर्म है। ठीक है, इसमें अपन टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं लिया। इसने क्या बोला कि
प्रॉफिट बढ़ाना है। अब कब बढ़ाना है, शॉर्ट टर्म में बनाना है, लॉन्ग टर्म में बनाना है, क्या बनाना है। फिर इसने टाइमिंग ऑफ रिटर्न, पैटर्न ऑफ रिटर्न नहीं बताया। इसने रिस्क कितनी इन्वॉल्व है ये भी नहीं बताई। और नैरो फोकस और इग्नोर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसने इग्नोर कर दी। ठीक है, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद क्या है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है, शेयर होल्डर्स की वेल्थ बनाना। अब शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्या होता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट इज मोर देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट। क्या, जितने उसको बेनिफिट मिल रहे हैं ना वो ज़्यादा होने चाहिए उसकी कॉस्ट से, है ना। ठीक है, फीचर्स क्या है, फोकस ऑन कैश फ्लो, है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नॉट अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं, फाइनेंसिंग डिसीजंस। ठीक है, उसके बाद टाइम वैल्यू ऑफ मनी ले रहा है ये, रिस्क कंसिडरेशन इसने कर लिया, मार्केट ग्रोथ रेट इसने कर लिया। उसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसने करा, हायर ग्रोथ रेट, लार्ज मार्केट शेयर, लीडरशिप, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ, ये तो आपको पता ही है भाई, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस। ठीक है, उसके बाद वाई प्रेफर्ड, कि भैया अपन इस चीज़ को, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को प्रेफर क्यों करते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स, मतलब सोसाइटी के लिए भी काम कर रहा है, उसके बाद सस्टेनेबिलिटी के लिए भी काम कर रहा है। ठीक है ना। अभी एक बार प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में कंपैरिजन देख लो। ठीक है, अगर मैनेजमेंट है, देखो सबसे पहले मैनेजमेंट क्या है, अगर सिर्फ वो प्रॉफिट करती रहेगी ना तो अदर स्टेक होल्डर पे ध्यान नहीं देगी, लॉन्ग टर्म में कंपनी बंद हो जाएगी। ठीक है, यही चीज़ फर्स्ट पॉइंट में लिखी हुई है। एज अ नॉर्मल टेंडेंसी मैनेजमेंट में परस्यू इट्स ओन पर्सनल गोल्स, दैट इज profit maximization, but the organization where there is significant outside participation, जो सोसाइटी है, the management may not able to exclusively pursue the personal goals due to the constant supervision of the various stakeholders। ठीक है ना। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज जनरली इंटरेस्ट ऑफ, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या होता है, सारे स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट होती है। वेयर द टाइम पीरियड इज शॉर्ट, uncertainty is not great but the objective will be same। भाई टाइम पीरियड शॉर्ट रहेगा तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और ग्रोथ, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का बोथ का ऑब्जेक्टिव सेम हो सकता है। ठीक है ना, जहाँ पे अनसर्टेनिटीज कम है और टाइम पीरियड शॉर्ट है। ठीक है ना। सबसे पहले गोल्स देख लेते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है, इजी टू कैलकुलेट है, इजी टू डिटरमाइन द लिंक है, और बिटवीन द फाइनेंशियल डिसीजन एंड प्रॉफिट है। ठीक है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म इसने नहीं दिया सबसे पहले। फिर उसके बाद टाइम वैल्यू ऑफ नहीं दिया उसने, सोसाइटी नहीं दी, है ना। रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज है, रिक्वायर इमीडिएट रिसोर्सेज है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या है, हायर मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म बननी चाहिए, मतलब बेनिफिट ज़्यादा होनी चाहिए कॉस्ट से, है ना। लॉन्ग टर्म है, सबसे पहले अनसर्टेनिटीज कम है ना। रिकॉग्नाइज टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ना। और उसके बाद टाइमिंग ऑफ रिटर्न भी इसने करा है ना। कोई बट इसमें डिसएडवांटेज क्या है, एक तो एंग्जाइटी ऑफ फ्रस्ट्रेशन रहेगी कंपनी के अंदर। भाई अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो एंग्जाइटी ऑफ फ्रस्ट्रेशन रहती है ना। ऑफर नो क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन द फाइनेंसिंग डिसीजन एंड शेयर प्राइस, की भैया कोई क्लियर रिलेशनशिप नहीं है फाइनेंसिंग डिसीजन और शेयर प्राइस में। ठीक है ना। और ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको मैंने ऐसे लिख के दिया है। ठीक है, आपको यही चीज़ याद रखने की जरूरत है। ठीक है, मैंने आपको समझाई दी है ना। रोल ऑफ सीएफओ, अब सीएफओ का रोल है ना, 2 रोल होते हैं, है ना। पहले क्या होता था, पहले सीएफओ का रोल सिर्फ मैंने आपको क्या बताया था, मर्जर में, है ना, पैसे को मैनेज करने में, है ना, कहाँ से पैसा आएगा उसके लिए रहता था, है ना। अब क्या है, उसका रोल चेंज हो गया। अब उसको तीनों डिसीजंस के बारे में देखना पड़ता है ना भाई। अब उसका कोलैबोरेशन भी करना है, उसको मर्जर भी करना है, उसको लिक्विडेशन भी करना है, उसको बिजनेस के डिसीजन भी लेने हैं, उसको कंसल्टेंट का काम भी करना है। ठीक है, वैल्यू क्रिएशन के लिए भी काम करना है, और स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनना है सीईओ का, है ना, और रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना है। की फंक्शन क्या क्या हो गया, फाइनेंशियल प्लानिंग का, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, कैपिटल स्ट्रक्चर का। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, फाइनेंसिंग डिसीजन, है ना। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है, फाइनेंसिंग डिसीजन। उसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट का काम होता है। चेंजिंग रोल फ्रॉम बुक कीपिंग टू स्ट्रेटेजिक लीडरशिप। ठीक है, फाइनेंसिंग डिस्ट्रेस एंड इंसॉल्वेंसी। फाइनेंसिंग डिस्ट्रेस क्या होता है, इन एडुकेट कैश फ्लो
अनेबल टू मीट इज ऑब्लिगेशन। और इंसॉल्वेंस क्या होता है? कंटिन्यूस डिस्ट्रेस, मतलब कंटिन्यूस अपने पास फाइनेंशियल डिस्ट्रेस चल रही है ना, और अपन अपनी डेप्ट को रीपे भी नहीं कर पा रहे, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंसी। रिलेशनशिप बिटवीन एंड अदर डिसिप्लिन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अकाउंटिंग का एक रिलेशन होता है, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग से क्या होता है? अपन को डेटा मिलता है, अब डेटा के बेस पे डिसीजन लिया जाता है, उस चीज़ को क्या कहते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या क्या? पहले डेटा मिला, उसके बेस पे डिसीजन लेना गया, उसको चीज़ को क्या कहेंगे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अकाउंटिंग, सोर्स ऑफ डेटा एंड यूजिंग द डेट डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अकाउंटिंग अक्रूवल बेस पे चलती है, हिस्टोरिकल बेस पे चलती है, कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, पीएनएल और बैलेंस शीट इसमें बनाते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? कॉस्ट कैश फ्लो बेस्ड होता है, डिसीजन मेकिंग होती है एंड यूजिंग द डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन ओरिएंटेड होता है। अदर डिसिप्लिन क्या क्या होते हैं? इकोनॉमिक्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, मतलब क्वांटिटेटिव मेथड हो गया। एजेंसी प्रॉब्लम, देखो एक एजेंसी प्रॉब्लम आती है, जैसे क्या होता है? एजेंसी क्या होता है? एक एजेंट होता है और एक प्रिंसिपल होता है। उसमें क्या होता है? देयर इज एन एजेंट एंड प्रिंसिपल रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजर एंड ओनर, वेयर द ओनर विच इज नोन एज एजेंसी प्रॉब्लम, ठीक है। क्या होता है? जब ये रिलेशनशिप होता है कि मैनेजर और ओनर के बीच में, अब मैनेजर कौन हो गया? एक तरीके से कंपनी, ठीक है। ओनर कौन हो गया? स्टेक होल्डर, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो क्या हो सकता है? मैनेजर तो क्या चाहता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, ओनर क्या चाहता है कि भाई वेल्थ मैक्सिमाइज हो, ठीक है ना। मैनेजर क्या कहेगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, और ओनर क्या कहेगा? वेल्थ मैक्सिमाइज हो, ठीक है। अब इस चीज़ को कम करने के लिए अब एजेंसी के कॉस्ट भी होती है, जैसे मॉनिटरिंग कॉस्ट, भाई मैनेजर को देखने के लिए ओनर किसी को लगाएगा तो मॉनिटरिंग कॉस्ट हो गई, बॉन्डिंग कॉस्ट हो गई, है ना। उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट हो गई। क्या क्या? मॉनिटरिंग कॉस्ट देखना, है ना, बॉन्डिंग कॉस्ट, उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि भैया वो अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है ना। उसके बाद मिटिगेट, हाउ टू मिटिगेट दिस एजेंसी रिलेशनशिप, कि भाई एजेंसी रिलेशनशिप सही हो जाए, उस चीज़ को कैसे मिटिगेट करेंगे, ठीक है। परफॉर्मेंस लिंक्ड पे करेंगे कि भैया आप ऐसी परफॉर्मेंस दोगे तो आपको इतना पे मिलेगा, ठीक है। अगर शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो आपको पे ज़्यादा मिलेगा, या फिर और एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म लगा देंगे कि भैया आप सही से काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ही सारा काम नहीं कर रहे। आपको ये मत लिख देना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। देयर इज एजेंट एंड प्रिंसिपल रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजर एंड ओनर, है ना, दिस इज कॉल्ड एज एजेंसी रिलेशनशिप and agency problem. Conflict between the manager and shareholders called as agency problem. Conflict between a manager and shareholder called as agency problem. ठीक है। की टेक अवेज क्या क्या है ना। सबसे पहले आपको फाइनेंशियल डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन के बारे में ध्यान रखना, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के रोल ऑफ सीएफओ ध्यान रखना है, एजेंसी प्रॉब्लम, ठीक है, ये ध्यान रखनी है। सारी अपन ने टॉपिक्स कौन कौन से कवर करें मैंने इसमें सब लिख दिया, ठीक है। अब मैं एक बार आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी दिखा देता हूँ, ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। देखो, ठीक है, अपन देखते हैं इसको एक बार, है ना। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन, सबसे पहले आईसीआई ने कौन कौन से दे रखे हैं, ठीक है। आईसीआई एफएम में डायरेक्ट ही क्वेश्चन देती है, ठीक है। एफएम की थ्योरी में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आ सकते, ठीक है। सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आपको इस पे नोट्स में बताई दिया था मैंने कि भैया एक से डेटा मिलता है और एक डेटा को यूज़ करके डिसीजन लिया जाता है, उसकी चीज़ को क्या कहता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसर्न विद द एक्विजिशन एंड शॉर्ट टर्म, एक्विजिशन एंड फाइनेंसिंग द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। इसमें क्या है? टू मेन एस्पेक्ट क्या है फाइनेंसिंग डिसीजन के, ये कि भैया सोर्स ऑफ फंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, ठीक है। इसके अंदर आपको कि भैया वो चीज़ बतानी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसर्न विद एक्विजिशन एंड फाइनेंसिंग एंड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट। इसमें क्या है? आपको तीनों डिसीजन के बारे में बताना है, 3 डिसीजन के बारे में, ठीक है। 3 मेन कंसिडरेशन ऑफ प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड, कि भैया 3 मेन कंसिडरेशन क्या क्या है? इक्विटी, है ना, तीन चीज़ें क्या ध्यान रखनी पड़ती है वो चीज़ है ना। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बीच में डिफरेंस और रोल ऑफ सीएफओ। अब मैं एक बार आपको इसके आंसर भी दिखा देता हूँ,
ठीक है, पैराग्राफ 2। इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको ये बताना है, फिर ये 2 एस्पेक्ट के बारे में बताना और 3 सोर्सेज के बारे में बताना। भैया कहाँ से फाइनेंसिंग डिसीजन आ सकते, मतलब पैसा कहाँ से आ सकता है। ठीक है, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन एक और कौन सा था, मैंने आपको ये सारी चीज़ें नोट्स में दे रखी है, ठीक है, तो उसकी टेंशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। एक और कौन सा क्वेश्चन था, 3 मेन कंसिडरेशन ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, इसका क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 का 2.1। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने जो आंसर आपको बताया वो सही है नहीं है। थ्री मेन कंसिडरेशन में क्या क्या, इक्विटी, द सोर्सेज ऑफ फंड, ठीक है। 3 मेन कंसिडरेशन, यही चीज़ लिख देना कि भैया रिस्क देखना, कॉस्ट देखना और कंट्रोल देखना, उस चीज़ को 3 मेन कंसिडरेशन कहते हैं। बट आप ये चीज़ भी लिखना, इक्विटी, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग, डिबेंचर और ये सब, ठीक है। रिस्क कितनी है, कंट्रोल कितना और कॉस्ट कितना है, ये 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और कंसिडरेशन होते हैं, ठीक है। बट आप इसके साथ साथ ये चीज़ भी लिखना, ठीक है, ये इसको लिखने का तरीका है। ठीक है, तो हो गए सारे क्वेश्चन। उसके बाद इन द रिसेंट ईयर देर हैज बीन नंबर ऑफ एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन, कि भैया इसमें ऐसा ऐसा हो रहा है। इन द व्यू ऑफ द दीज चेंजेस मैक्सिमाइजिंग द रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव, वही शेयर मैक्सिमाइजेशन उसके बारे में बताना है, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में बताना है, ठीक है। पैराग्राफ 8 की भैया वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना चाहिए आप, कि है ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक बॉक टर्म है, ये थोड़ा सा डिफरेंस बता देना, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में बता देना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं करना चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक वॉक टर्म है, टाइम फैक्टर नहीं ले रहा, वो चीज़ है ना, यही चीज़ है ना, आपको ये चीज़ बतानी है। और जो मैंने आपको नोट्स में लिख के दिया है वो चीज़ बतानी है, कॉन्फ्लिक्ट्स बताने हैं, ठीक है, दोनों के, और ये डिफरेंसेस बताने, ठीक है। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन आंसर भी बता दिए कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। बट आपको सिर्फ नोट्स पे ध्यान रखना, अगर नोट्स आपको ध्यान होंगे तो आप ये क्वेश्चन सारी इजी है, ठीक है, सिर्फ नोट्स पे ध्यान रखना, ठीक है। थैंक यू और हैव अ नाइस डे, और ऐसे ही सारे रिविजन्स में लाते रहूँगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और जो भी टॉपिक हो आपको चाहिए हो तो मुझे पिन कमेंट में डाल दीजिएगा, और आपको ये नोट्स चाहिए हो तो मुझे बता दीजिए। थैंक यू।